हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप पढ़ रहे थे, जिसमें आपको प्रीवियस क्लास में रूटिंग के बारे में बताए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि शेड्यूलिंग और लोडिंग क्या होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आप नोटिस किए थे कि प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका एक तरह का प्लानिंग करते हैं कि कैसे हम रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे। अब रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहला क्या करते हैं, एक रोड मैप तैयार करते हैं। इसका मतलब कौन सा काम कैसे कैसे होगा उसका एक हम लोग सीक्वेंस बना लेते हैं, एक रूट बना लेते हैं। जब मेरा रूट बन जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं। शेड्यूलिंग कहने का मतलब होता है एक तरह का रूटीन बनाना। जैसे अगर आप 24 घंटा का लीजिएगा तो आप भी क्या करते हैं, एक रूटीन बना लेते हैं कि सुबह हम लाइव क्लासेस करेंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर वहां कुछ पढ़ाई करेंगे, वहां आने के बाद खाना वाना खाएंगे या बनाएंगे, फिर शाम में थोड़ा घूमने जाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर रात में खाना बनाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, इतने घंटा पढ़ाई करेंगे। उसमें आप अपने सेमेस्टर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ेंगे जिसमें नॉन टेक सब होगा। तो एक तरह का आप शेड्यूल बना लिए कि इतना घंटा हम ये पेपर पढ़ेंगे, इतना घंटा हम ये पेपर पढ़ेंगे, इतना घंटा हम सोएंगे, इतना घंटा हम खाना बनाएंगे। तो यही आपका जो है एक तरह का रूटीन बन गया है। तो शेड्यूलिंग में हम लोग यही काम करते हैं। जैसे रोड मैप मेरा तैयार हो गया, रूट मेरा पता चल चुका है कि रॉ मटेरियल से पहला काम क्या करना होगा, फिर उसके बाद कौन सा करना होगा, फिर उसके बाद कौन सा करना होगा। तो हर काम कब स्टार्ट होगा और कब फिनिश्ड होगा, इसका पहले ही हम क्या करेंगे, एक शेड्यूल बना लेंगे, एक तालिका बना लेंगे, एक आप कह सकते हैं कि यहां एक तरह का रूटीन बना लेंगे। क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज होता है उसमें काम जो है वो ऑटोमेटिक होता है। कौन मशीन कितना समय तक लेके वो काम करेगा, फिर वो काम होने के बाद वो दूसरे मशीन में जाएगा तो वो मशीन कितना समय लेगा, फिर तीसरे मशीन कितना समय लेगा। तो एक शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल सकता है। तो शेड्यूलिंग में बस हम लोग यही पता करते हैं कि कौन सा काम कब स्टार्ट होगा और कब फिनिश्ड होगा। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि शेड्यूलिंग डिटरमाइंस व्हेन एन ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, मतलब कौन सा काम कब स्टार्ट होगा, और व्हेन वर्क इज टू बी कंप्लीटेड, और वो काम कब मेरा कंप्लीटेड होगा। मतलब सीधा भाषा में कहने का मतलब है दैट इज स्टार्ट एंड फिनिश टाइम ऑफ जॉब। मतलब कोई काम कब स्टार्ट होगा। जैसे आपके कॉलेज में एक शेड्यूल बना दिया गया कि टीचर लोग इतने बजे आ जाएंगे, स्टूडेंट लोग इतने बजे आएंगे, एक पीरियड इतने इतने आवर का चलेगा, फिर बीच में लंच ब्रेक होगा, गेम पीरियड होगा, लैब जाना होगा, वर्कशॉप जाना होगा। तो एक शेड्यूल बना देता है जिससे कि आपका प्रॉपर ढंग से काम किया जा सकता है। उसी तरह अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां भी देखेंगे एक शेड्यूल बना हुआ है कि इतना बजे जो है वो सारा का सारा वहां जो भी काम करने वाला एम्प्लॉय है वो आ जाएगा, किचन वाला आ जाएगा, किस समय कौन सा मटेरियल आ जाएगा, ये सबका एक शेड्यूल बन जाता है। तो हर जगह आपको शेड्यूलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एयरपोर्ट में चले जाएंगे तो वहां भी आप नोटिस करेंगे एक शेड्यूल बना हुआ है, ठीक है, कि कौन सा फ्लाइट कब आएगा, कितने समय में टेक ऑफ कर जाएगा। तो बिना शेड्यूल का कोई ऑर्गेनाइजेशन काम ही नहीं कर सकता। तो शेड्यूलिंग में करते क्या है, तो शेड्यूलिंग में हम लोग डिटरमाइन करते हैं, पता करते हैं कि व्हेन एन ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, मतलब कोई काम कब स्टार्ट होगा, कब हम लोग उसको परफॉर्म करेंगे, और व्हेन वर्क इज टू बी कंप्लीटेड, और वो काम कितने देर में, मतलब कितने घंटे में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। शेड्यूलिंग में बी डिफाइंड एज द असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब सेलेक्ट करना। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ काम है, हो सकता है हम कोई इंडस्ट्रीज के अंदर काम करें जहां पर कार का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बाइक का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा, या बिस्किट बनाने वाला कोई कंपनी होगा। तो मेरा काम क्या है, तो मेरा काम है कि इंजन के अंदर सारा पार्ट को फिट करना, वो मेरा काम है। तो क्योंकि वो काम हमको इसलिए दिया गया है क्योंकि हम उस काम के एक्सपर्ट हैं। तो उसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, तो कौन सा एम्प्लॉय किस जॉब के लिए परफेक्ट होगा उसको हमको सेलेक्ट करना, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, असाइन करना। जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज में बहुत सारे टीचर हैं, तो नो डाउट सारे टीचर ठीक ठाक हैं, पढ़ने में अच्छे ही होंगे, पर वैसे टीचर को वो पेपर दिया जाता है जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। मतलब वो पेपर उनसे अच्छा कोई और टीचर नहीं पढ़ा सकते।
बात समझ रहे हैं? तो असाइनमेंट का मतलब होता है कि एकदम राइट जॉब के लिए राइट पर्सन का हम लोग सिलेक्शन करेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? असाइनमेंट कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि शेड्यूलिंग में बी डिफाइंड एज द असाइनमेंट ऑफ वर्क, मतलब कौन सा काम किसको सौंपना है टू द फैसिलिटी। अब फैसिलिटी का मतलब हो गया कि वहां का जो एम्प्लॉय है, वहां का जो मैनेजर है, वहां का जो मशीन है, किसको देना है वो काम। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, शेड्यूलिंग में बी डिफाइंड एज द असाइनमेंट ऑफ वर्क टू द फैसिलिटी विथ द। अब देखिए फैसिलिटी के बारे में भी बता दिए कि फैसिलिटी होता क्या है। द फैसिलिटी में बी मैन पावर, मशीन और बोथ, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम किसको सौंपेंगे? आदमी को सौंपेंगे, नहीं तो मशीन को सौंपेंगे कि ये वाला काम इस मशीन पर करना है। अब वो मशीन हो सकता है ऑटोमेटिक होगा, तो जॉब उसमें फिक्स कर दे, वो अपने आप उतने टाइम में वो काम करके परफॉर्म करके दे देगा। तो कह रहा है कि शेड्यूलिंग में बी डिफाइंड एज द असाइनमेंट ऑफ वर्क। असाइनमेंट का मतलब देखिए लिख दिए, सौंपा हुआ कार्य। आप उसी आदमी को असाइन करते हैं, मतलब सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। तो शेड्यूलिंग में बी डिफाइंड एज द असाइनमेंट ऑफ वर्क टू द फैसिलिटी विथ द स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम। अब हमको काम सौंपा गया कि सर आप इतने दिन में मेरा सिलेबस कवर कर दीजिएगा, तो हम पूरा जान जीव लगा के उतने पीरियड में क्या करेंगे? आपके सिलेबस को कवर करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो ये हमको काम दिया गया। उसी तरह मान लीजिए पटना मेट्रो बन रहा है, तो पटना मेट्रो का प्रोजेक्ट डिसाइड किया गया है कि 2024 में पटना मेट्रो रन करने लगेगा। तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन पटना मेट्रो बना रही है, उसको सरकार पहले ही बता दिया कि इलेक्शन से पहले हमको एक रूट में मेट्रो चाहिए, तभी तो हम फीता काटेंगे और फिर पब्लिक उसको देख के थोड़ा अट्रैक्टिव होगा सरकार के प्रति। तो शेड्यूल जब तक नहीं बनेगा तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो कह रहा है कि शेड्यूलिंग में बी डिफाइंड एज द असाइनमेंट ऑफ वर्क टू द फैसिलिटी विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम। और टाइम भी आपको पहले बता देना होगा कि व्हेन टू स्टार्ट, कब वो काम स्टार्ट होगा, एंड व्हेन टू कंप्लीट, और वो कब काम आपका फिनिश्ड होगा। एंड द सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब सीरियल नंबर, दैट इज कॉल्ड क्रम या ऑर्डर, एंड द सीक्वेंस इन विच द वर्क इज टू बी डन। द फैसिलिटी में बी मैन पावर, मशीन और बोथ। तो देखिए हम अलग अलग डिफिनेशन लिख दे रहे हैं जिसमें आपको जो आसान लगेगा आप उसको रट सकते हैं। इवन आप अपने एग्जाम में एक ही टॉपिक का 2-3 डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं, क्योंकि ये मैनेजमेंट में क्या होता है, बहुत सारे एक्सपर्ट अपने अपना राय दिए, तो उसी के अनुसार हम लोग भी डिफिनेशन को बनाते हैं। उसमें से आपको जो बेस्ट लगेगा आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इन शेड्यूलिंग वी डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। देखिए शेड्यूलिंग में बस एक ही काम है कि किसी काम करने के लिए हम उसको कितना समय देंगे, या कोई काम कब हम स्टार्ट करेंगे और वो कब फिनिश्ड हो जाएगा। तो यही काम आपका शेड्यूलिंग हो जाता है। तो कह रहा है कि इन शेड्यूलिंग वी डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच ऑपरेशन एंड ऑल्सो ऑल द ऑपरेशन फ्रॉम रॉ मटेरियल स्टेज टू द फिनिश पार्ट स्टेज एज पर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए बिस्किट ही बना रहे हैं, तो बिस्किट आपका मेन क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब उस बिस्किट को बनाने के लिए आपको सबसे पहला क्या चाहिए, आटा चाहिए, मैदा चाहिए, चीनी चाहिए, ये आपके लिए रॉ मटेरियल हो गया। फिर उसका हम पेस्ट तैयार करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, मशीन के अंदर डालेंगे, वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट शेप में बिस्किट का बनाएगा प्रोडक्ट। फिर उसको क्या करेंगे, बेकिंग करने के लिए भेज देंगे, मतलब उसको पकाने के लिए भेज देंगे। फिर वहां पक के जब आएगा तो उसका टेस्टिंग करने के लिए भेज देंगे। फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करके पैकेट में पैक करेंगे, फिर कार्टून में पैक करके फिर डिस्पैच करा देंगे। तो ये सीक्वेंस मतलब शेड्यूलिंग आप ऐसा कीजिए कि पहला ये काम कितने आवर में होगा, फिर नेक्स्ट काम कितने में होगा, फिर नेक्स्ट काम कितने में होगा, और जो सीक्वेंस बनाया गया उसी के हिसाब से आपको पूरा का पूरा शेड्यूल तैयार करना है। नहीं तो पता चलेगा कि एक मशीन वेट करते रह गया। तो अगर कोई मशीन वेट कर रहा है तो ऐसे टाइम को हम लोग आइडल टाइम कहते हैं। इसका मतलब कि वो मशीन में हम चाहते तो काम करवा सकते थे, पर चूंकि मेरा सीक्वेंस खराब है, मेरा शेड्यूलिंग खराब है, तो वो मशीन ऐसे ही आपका रह गया। तो अगर किसी इंडस्ट्रीज में कोई वर्कर आराम से बैठा रह जाता है, किसी इंडस्ट्रीज में अगर कोई मशीन ऐसे पड़ा हुआ रह जाता है, या उसका हम सही यूटिलाइजेशन नहीं करते, तो वो कहीं से भी वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकता है। इसलिए प्रॉपर शेड्यूलिंग करना बहुत ही जरूरी है। एक बार हम रिपीट करते हैं, इन शेड्यूलिंग,
शेड्यूलिंग में वी डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच ऑपरेशन, हर एक ऑपरेशन के लिए हम कितना टाइम जो है उसको देंगे, एंड ऑल्सो ऑल द ऑपरेशन फ्रॉम रॉ मटेरियल स्टेज टू द फिनिश पार्ट स्टेज एज पर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। और यह भी ध्यान देना है कि जो भी आप टाइम डिसाइडेड करेंगे या जो भी टाइम आप देंगे हर एक ऑपरेशन के लिए, वो सीक्वेंस जैसे जैसे जो काम होगा उसी के अकॉर्डिंगली देना है। जैसे हमको आटा, मैदा, चीनी ये सब का पेस्ट अगर बनाना है तो उसके लिए हम 10 मिनट का टाइम दिए, उसके बाद वो सारा पेस्ट को मशीन में डाल देंगे और फिर वो चला जाएगा बिस्किट का शेप देने के लिए, तो वहां 10 मिनट का टाइम होगा, 15 मिनट का टाइम होगा, फिर वो सारा का सारा जो है कन्वेयर में जाते रहेगा, फिर उसको पकने के लिए दे देंगे। तो पकने के लिए हम लोग ओवन का यूज करेंगे, नहीं तो फर्नेस सब कुछ लगा हुआ होगा, वहां हो सकता है कि 15 मिनट का टाइम देंगे। फिर वहां से निकलने के बाद उसको ठंडा करेंगे या उसको टेस्ट करने के लिए लैब में उसको आगे भेज देंगे। वहां से निकलने के बाद उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करके पैक करेंगे। तो जैसा जैसा आपका सीक्वेंस है उस हिसाब से आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से आपका पूरा मशीन का सेटअप किया जाता है। क्लियर हो गया? शेड्यूलिंग फंक्शन इंश्योर दैट द राइट थिंग आर डन एट द राइट टाइम। शेड्यूलिंग में बस यही याद रखना है कि हर एक काम राइट थिंग आर डन एट द राइट टाइम, मतलब जो भी काम आप निर्धारित किए, जो भी काम आप दिए, वो सही समय पर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आसमान में फ्लाइट जो है वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसका शेड्यूल अगर करेक्ट नहीं होगा कि 10 मिनट के बाद ये फ्लाइट यहां से गुजरेगा, अगर वो 10 मिनट पहले गुजर जाए या 10 मिनट बाद गुजर जाए, क्योंकि दूसरा भी फ्लाइट उस रूट में जा सकता है, तो उसका एक शेड्यूल तैयार किया जाता है कि 10 मिनट पहले ये फ्लाइट गुजरेगा तो 10 मिनट के बाद दूसरा फ्लाइट गुजरेगा। तो एक शेड्यूल अगर आपका प्रॉपर नहीं बना रहेगा तो फिर आपका काम सही से नहीं चल सकता। तो इसलिए बोल रहा है कि शेड्यूलिंग फंक्शन इंश्योर दैट, मतलब शेड्यूलिंग फंक्शन जो है वह सुनिश्चित करता है कि राइट थिंग, जो भी काम आपका है वह सही समय पर हो, विथ राइट मशीन, सही मशीन पर हो, सही औजार के मदद से हो, सही पीपल के द्वारा किया गया हो। ठीक है, टू क्रिएट द प्रोडक्शन और सर्विस आउटपुट थ्रू द मोस्ट इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, अगर आप बेहतरीन ढंग से रिसोर्सेज का यूज करना चाहते हैं तो शेड्यूलिंग करना आपका बहुत ही जरूरी है। जैसे आपके कॉलेज में टीचर लोग हैं और जो एचओडी है, अगर वो अपने टीचर को या प्रिंसिपल जो है वो अपने टीचर के अच्छे तरीका से यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो पता चलेगा किसी टीचर पर लोड ज्यादा है, किसी टीचर पर लोड कम। कोई टीचर दिन भर पढ़ा रहा है, कोई टीचर आराम कर रहा है। उससे क्या होगा कि कॉलेज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो सकता है, इफिशिएंट नहीं हो सकता है, इफिशिएंसी अच्छा नहीं हो सकता है। तो वही चीज यहां बताना चाह रहा है कि शेड्यूलिंग फंक्शन इंश्योर दैट राइट थिंग आर डन एट द राइट टाइम, मतलब जो भी काम है वो सही समय पर हो, साथ ही साथ सही मशीन का सिलेक्शन हो, सही औजार का सिलेक्शन हो, सही पर्सन का सिलेक्शन हो, जिससे कि मेरा जो आउटपुट है वो इफिशिएंट हो या अच्छी क्वालिटी का हो, और साथ ही साथ हम बेस्ट तरीका से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सके। आगे कह रहा है शेड्यूलिंग इज एक्चुअली ए टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन। कुछ नहीं, शेड्यूलिंग का मतलब है कि जो प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट का एक तरह से आप टाइम टेबल बना लीजिए। जैसे आपको एक अच्छा जूनियर इंजीनियर बनना है तो आप क्या किए, अपने दीवार पर एकदम रूटीन बना लिए। जैसे आप 5th सेमेस्टर में आए तो आप कसम खा लेते हैं कि 4th सेमेस्टर में जो गलती की वो 5th में नहीं करेंगे। तो आप क्या किए, उसके हिसाब से एक टाइम टेबल बना लिए कि सुबह 6 बजे उठेंगे, 6 बजे से 9 बजे हम पढ़ाई करेंगे, फिर फ्रेश हो जाएंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर वहां से आएंगे, फिर ये काम करें। तो आप भी क्या किए, एक रूटीन बना लिए। उसी तरह कि शेड्यूलिंग क्या है, एक्चुअली एक टाइम टेबल है ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के मतलब जो प्रोडक्शन होगा वो कैसे कैसे होगा उसका आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, इसी को हम लोग शेड्यूलिंग कह रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो डेफिनेशन एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूलिंग। अब तो क्लियर चल चुका है डेफिनेशन से ही कि शेड्यूलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, अगर आप शेड्यूल अच्छा बनाए हुए रहेंगे, देखिए जो भी बड़ा बड़ा आदमी रहते हैं वो सब अपने शेड्यूल के हिसाब से ही चलते हैं कि सुबह उठेंगे योगा करेंगे, सुबह उठेंगे ये काम करेंगे, फिर उसके बाद वो काम करेंगे, फिर वो काम करेंगे, रात में इतने देर तक काम करेंगे, फिर सोएंगे। एक शेड्यूल बनाता है और उसको वो लोग फॉलो भी करते हैं। उसी तरह जितना भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जितना भी फैक्ट्री होता है, उसमें एक शेड्यूल वाइज काम होता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है शेड्यूलिंग का, तो कहता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मेन, मशीन, मटेरियल बाय मेंटेनिंग ए स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल अलोंग द प्रोडक्शन लाइन। देखिए, प्रोडक्शन लाइन का मतलब हो रहा है कि अगर आपको मान लीजिए कोई चीज बनाना है, बिस्किट ही बनाना है,
तो बिस्किट कैसे बन रहा है, रॉ मटेरियल से फाइनल बन रहा है, तो उसके बीच में बहुत सारा प्रोसेस करना होगा। तो सारे प्रोसेस को अगर जोड़ लें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन लाइन कहते हैं। तो कह रहा है कि शेड्यूलिंग करने का मेन उद्देश्य क्या है, तो कहता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, मतलब शेड्यूलिंग करने से यह फायदा होता है कि आप हर एक आदमी का अच्छे तरीका से इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई आदमी आराम कर रहा है और कोई आदमी ज्यादा काम कर रहा है। शेड्यूल आप अगर प्रॉपर बनाएंगे तो बेस्ट तरीका से आप मैन का, मशीन का, मटेरियल का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उस प्रोडक्शन लाइन में। दूसरा कह रहा है कि रिड्यूसिंग द मैन्युफैक्चरिंग टाइम, अगर आप शेड्यूल अच्छा बनाए हुए हैं तो वहां पर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम आपका कम होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमको कोई बुक बनाना है तो बुक का प्रिंटिंग करना है, प्रिंटिंग करने के बाद उसको कटिंग करना है, कटिंग करने के बाद उसको बाइंडिंग करना है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई बुक हो रहा है और बुक बनाना है तो बुक का हम सबसे पहला प्रिंटिंग ही खाली करेंगे, तो जो कटिंग वाला मशीन है वो वेट करते रहेगा। तो उससे बेटर है कि प्रिंटिंग कीजिए, उसको आगे भेजिए, कटिंग करेगा, तब तक फिर नेक्स्ट प्रिंटिंग होगा, फिर कटिंग होगा, फिर बाइंडिंग होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो कम लगेगा। नहीं तो पता चलता है पहले हम प्रिंटिंग किए, फिर पूरा का कटिंग करेंगे, फिर पूरा का बाइंडिंग करेंगे, तो उसमें क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है। तो आज के डेट में क्या हो, सब काम को हम लोग एक शेड्यूल वाइज कराते हैं कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसका मतलब है कि किताब को हम प्रिंट किए, प्रिंट करने के तुरंत बाद उसको आगे भेज देंगे, वहां जाके वो कटिंग होगा, तब तक नेक्स्ट प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका कटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर बाइंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू डिलीवर प्रोडक्ट इन टाइम एज पर द डिलीवरी शेड्यूल कमिटेड टू द कस्टमर। अब मान लीजिए कोई कंपनी आपको यहां पर क्या किए, कमिटेड कर दी कि 2 मंथ के बाद हम 100 यूनिट का ये प्रोडक्ट दे देंगे। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से शेड्यूल नहीं करेगा तो वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर ही नहीं कर सकता है, टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि टू डिलीवर प्रोडक्ट इन टाइम एज पर द डिलीवरी शेड्यूल कमिटेड टू द कस्टमर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। नेक्स्ट है मिनिमाइज प्रोडक्शन एंड वर्क कॉस्ट। अच्छे से आप शेड्यूल कर दीजिएगा तो वहां पर क्या होगा, आपका कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। मतलब आपका जो प्रोडक्शन होगा, आपका जो वर्कर कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट और वर्कर कॉस्ट, मतलब आप बेस्ट तरीका से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। किसी भी वर्कर को आप आराम से बैठने नहीं दे रहे, उसका हर तरीका से आप यूज ले रहे हैं। उससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आएगा, वर्कर का जो कॉस्ट है वो कम आएगा। नेक्स्ट है रिड्यूस सेटअप कॉस्ट। अब अगर आप अच्छे से शेड्यूलिंग कर दिए तो उससे क्या हो जाएगा, आपका सेटअप कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हमको ये मशीन यहां बैठाना है, फिर ये बैठाना है, फिर ये बैठाना है, तो उसमें क्या होगा कि आपका एक सामान को दूसरे जगह तक पहुंचाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब आता है वो कम से कम, क्योंकि वहां पर ऑटोमेटिक कन्वेयर लगा हुआ है। ये काम होगा, फिर वो दूसरे मशीन पर जाएगा, फिर तीसरे मशीन पर जाएगा, जिससे कि उस प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हमको कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिनिमाइज जॉब लेटनेस। अब डिले, मतलब अगर अच्छे से आप शेड्यूलिंग कर देते हैं तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि डिले होने का चांसेस ही कम हो जाता है। क्योंकि आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखते होंगे आप, अगर भारत सरकार का या बिहार सरकार का कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसको इतने समय में कंप्लीट होना रहता है, पर पता चलता है 2 साल 3 साल और एक्स्ट्रा ले लिया। तो 2-3 साल अगर वो प्रोजेक्ट लंबा खिंचा रहा है, इसका मतलब उस पूरे पीरियड के दौरान 2 साल अगर वो प्रोजेक्ट पर जा रहा है तो वहां जो एम्प्लॉय, वहां जो वर्कर काम कर रहा है उसका सैलरी देना पड़ेगा। साथ ही साथ उसमें जितना भी मशीन लगा होगा उसका कॉस्ट फिर बढ़ जाता है। तो यही चीज बता रहा है कि अच्छे से अगर आप शेड्यूलिंग करेंगे तो मिनिमाइज जॉब डिले, तो जॉब जो आपको चाहिए जितने समय में वो आसानी से मिल सकता है, ठीक। मिनिमाइज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, दैट इज मिनिमम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। अगर आप अच्छे से शेड्यूलिंग करेंगे तो एक प्रोडक्ट बन गया है, उस प्रोडक्ट को रखने का खर्च काफी ज्यादा आता है, इसको कहते हैं इन्वेंट्री। जैसे मान लीजिए आपका दुकान है और आप क्या किए हैं, पूरा विंटर का, मतलब स्वेटर साल सब का दुकान आप रखें। अब आपको नेक्स्ट ईयर उसको बेचना है, बहुत सारा आपका बच गया है, तो 1 साल तक उस सामान को रखने का खर्च आपका काफी बढ़ जाएगा। तो बोल रहा है कि अगर आप अच्छे से शेड्यूलिंग करेंगे तो एक काम होगा, उसके बाद नेक्स्ट काम होगा, फिर नेक्स्ट काम होगा, जिससे कि उसको रखने का जो खर्च आएगा, उसको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेजने में जो खर्च आएगा वो कम आएगा। तो वही चीज यहां बताना चाह रहा है, मिनिमाइज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनना है
तो ये प्रोसेस आपका चल रहा है, उसमें बीच बीच में कोई सामान को हमको स्टोर करना है। तो अगर आप अच्छे से शेड्यूलिंग करेंगे तो आपको स्टोर करने का जरूरत नहीं है, ये काम होगा फिर नेक्स्ट काम ये होगा फिर नेक्स्ट काम होगा, और इस तरह से आपका आराम से काम होते चलेगा, कोई यहां तक दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द प्रॉफिट एंड आउटपुट। अच्छे से अगर आप शेड्यूलिंग करेंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको शेड्यूलिंग बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लोडिंग क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ लोडिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए लोडिंग का सीधा मतलब होता है काम को दे देना, बांट देना। इसका मतलब है किस वर्कर को, किस एम्प्लॉय को कितना काम दे, ठीक है। साथ ही साथ किस मशीन पर हम कितना काम दें। इसका मतलब है किसी मशीन पर आप जरूरत से ज्यादा काम मत दीजिए, किसी मशीन को आप स्थिर मतलब आइडल टाइम मत दीजिए कि वो आराम करते रहे। तो इसको कहते हैं लोड का डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो लोडिंग का मतलब है कि मशीन या आदमी को काम बांट देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। चूंकि हमको रूट बन गया है, सीक्वेंस बन गया है, अब वहां पर मान लीजिए कोई ऑपरेशन हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उस मशीन में कौन सा आदमी कितना घंटा तक काम करेगा, कौन सा मशीन कितने घंटा तक काम करेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। तो कह रहा है कि ए लोडिंग मींस द अमाउंट ऑफ वर्क लोड इन टर्म ऑफ लेबर आवर और मशीन आवर दैट हैज बीन असाइन्ड टू ईच पर्सन, मशीन, ग्रुप ऑफ मशीन एंड डिपार्टमेंट टू परफॉर्म प्रॉपरली। क्या कह रहा है कि लोडिंग का मतलब होता है कि हम जो वर्कलोड है, जो काम है, उसको हम किस तरह से बांट देंगे। मतलब कोई आदमी कितना घंटा काम करेगा। जैसे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट का आप एग्जांपल लेंगे, एनटीपीसी का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो वहां जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको पता है कि 24 घंटा तक हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। तो 24 घंटा में उस पूरे इंटरवल को 3 भाग में शिफ्ट में डाल दिया है, 8-8 घंटा का काम होगा। अब उस 8 घंटा में कौन आदमी कितना काम करेगा, कैसा कैसा काम करेगा, वो आपको लोडिंग के अंदर आ गया। किस मशीन के द्वारा हम कितना कितना काम कराएंगे, वो लोडिंग के अंदर आ गया। तो यही चीज यहां बताना चाह रहा है कि ए लोडिंग मींस द अमाउंट ऑफ वर्क लोड दैट हैज बीन असाइन्ड टू ईच पर्सन। मतलब लोडिंग कहने का मतलब हो गया कि जो वर्कलोड है उसको हम लोग क्या करेंगे, असाइन कर देंगे, मतलब दे देंगे। किसको देंगे, तो ईच पर्सन को कितना लोड देंगे, कितना घंटा उसको काम करना है, किस मशीन पर कितना घंटा काम करना है, या जो भी मशीन है, बहुत सारे मशीन का ग्रुप है, उस पर हमको कितना काम करना है, या कौन सा डिपार्टमेंट कितना घंटा काम करेगा, या कौन कौन सा काम करेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। आगे कह रहा है इन लोडिंग वी डिसाइड विच जॉब शुड बी असाइन। असाइन का मतलब देना, गिवन, टू विच ऑपरेटर, मशीन, ग्रुप ऑफ मशीन और वर्क प्लेस, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट, एंड ऑल्सो गिविंग द क्वांटिटी ऑफ वर्क। देखिए लोडिंग, देखिए 2-3 डिफिनेशन, एक डिफिनेशन ये भी बता रहा हूं, एक ये भी बता रहा हूं, आपको जो आसान लगेगा उसको रटिएगा। कह रहा है कि इन लोडिंग वी डिसाइड, लोडिंग में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या पता करते हैं कि विच जॉब शुड बी असाइन्ड टू विच ऑपरेटर, मतलब कौन सा काम किस ऑपरेटर को दिया जाए, मतलब किस एम्प्लॉय को दिया जाए, किस मशीन को दिया जाए, ठीक है, किस डिपार्टमेंट को दिया। और यह भी ध्यान दिया जाए कि वो जो काम हम दे रहे हैं वो कितना क्वांटिटी में। अब ऐसा नहीं कि किसी वर्कर को हम जरूरत से ज्यादा लोड दे दिए तो वो मेरा काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो यह भी ध्यान देना कि लोडिंग के अंदर पहले काम को तो हम बांट देते हैं, मशीन मतलब आदमी के बीच में बांट दिए, मशीन के बीच में बांट दिए, साथ ही साथ ये भी पता करते हैं या ये भी हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि कितना क्वांटिटी में, कितना अमाउंट में लोड देना है। अब किसी वर्कर से आप 12 घंटा 18 घंटा तक काम करा रहे हैं तो कंफर्म है कि वो आपके आउटपुट दे ही नहीं सकेगा। क्लियर एकदम हो रहा है। आगे कह रहा है कि गैंट चार्ट आर मोस्टली यूज फॉर द लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जेक्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन हम किस चार्ट की मदद से करते हैं। तो एक चार्ट है जिसको हम लोग गैंट चार्ट कहते हैं, इसके मदद से हम लोग लोडिंग का क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, इसको आप रट जाइएगा। लोडिंग डिटरमाइन विच डिपार्टमेंट इज गोइंग टू डू व्हाट वर्क, मतलब लोडिंग में यही बताया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा। क्लियर एकदम हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या हो गया लोडिंग का, तो कह रहा है रिड्यूस सेटअप टाइम। अब हमको पहले से पता है कि ये काम हमको करना है या उस डिपार्टमेंट को करना है, तो
इससे क्या होता है, जो आपका प्रोडक्शन होता है उसमें ज्यादा समय नहीं लगता। तो यही क्या करता है, रिड्यूस सेटअप टाइम, क्योंकि आपको पता है कि ये ऑपरेशन होगा, उसके बाद ये होगा, ये होगा, इस आदमी को करना है, इस मशीन को करना है, तो उससे क्या होता है, सेटअप टाइम आपका कम होता है। फिक्स अप डिलीवरी डेट, आपको पता है लोडिंग आप डिसाइड कर दिए, मशीन पर कर दिए, आदमी को लोडिंग आप बांट दिए, तो आप एकदम आराम से बता सकते हैं कि हम इतने मंथ में, इतने ईयर में, इतने डे में ये प्रोडक्ट को कंप्लीट करके दे देंगे। तो यही चीज बता रहा है फिक्स अप डिलीवरी डेट। रिड्यूस वेटिंग टाइम फॉर जॉब टू बी लोडेड ऑन द मशीन। अब अगर आप अच्छे से लोडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अच्छे से आप शेड्यूलिंग कर दिए, तो वहां से क्या करते हैं, वेटिंग टाइम को आप रिड्यूस कर सकते हैं। वेटिंग टाइम का मतलब होता है कि मान लीजिए ये काम हो रहा है और इसमें डिसाइड किया गया है कि ये काम 10 मिनट में इस मशीन पर होगा, और 10 मिनट के बाद दूसरा मशीन ऑपरेट हो जाता है काम करने के लिए, पर ये काम अगर 15 मिनट हो रहा है, 20 मिनट हो रहा है, तो ये मशीन आपका क्या हो गया, मतलब रुका हुआ रह गया। इसको कहते हैं वेटिंग टाइम। मतलब वहां का जो एम्प्लॉय है, वहां का जो ऑपरेटर है, वो अभी बेचारा सोच रहा था कि प्रोडक्ट आएगा तो उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, पर वो क्या कर रहा है, अभी रुका हुआ है। इसको कहते हैं वेटिंग टाइम। तो अगर आप अच्छे से लोडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो क्या करेगा, वेटिंग टाइम को कम कर देगा। टू बैलेंस द वर्कलोड इन अ प्लांट। अब देखिए, अगर आप अच्छे से लोडिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किसी भी वर्कर, किसी भी ऑपरेटर पर जरूरत से ज्यादा लोड नहीं आएगा, किसी भी मशीन पर जरूरत से ज्यादा लोड नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं कि टू बैलेंस द वर्कलोड इन अ प्लांट। नेक्स्ट क्या कर रहा है, रिड्यूस आइडल टाइम ऑफ मैन एंड मशीन। मतलब आप अच्छे से लोडिंग कर देंगे तो आइडल टाइम का मतलब होता है कि वैसा टाइम जिसमें ना तो आदमी ना तो मशीन आपका जो है वो रेस्ट करे। मतलब आप इंडस्ट्रीज के अंदर चाहिएगा कि आप अपने वर्कर का, अपने ऑपरेटर का, अपने एम्प्लॉय का बेस्ट तरीका से यूज कर ले। ऐसा नहीं कि वो आराम फरमाते रह जाए, मशीन भी ऐसे पड़ा का पड़ा रह जाए। तो इसको कहते हैं, अगर आप अच्छे से लोडिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिड्यूस आइडल टाइम। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट कैपेसिटी। अब ये क्या करता है कि अगर आप लोडिंग अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपके प्लांट का इफिशियंसी बढ़ जाएगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको शेड्यूलिंग, लोडिंग बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आपका सीक्वेंसिंग क्या होता है, मॉनिटरिंग क्या होता है, ठीक है। और फाइनली हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।